हम लोग क्वेश्चंस कर रहे थे यहाँ पर। तो 5 नंबर तक क्वेश्चंस किए थे हम लोगों ने, लेकिन क्वेश्चंस अभी नहीं करेंगे। पहले जो आगे की थ्योरी है वो हम लोग फिनिश कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। तो इसमें जैसे हमने रेक्टिफायर आपको पढ़ा दिया था, फिर साथ में फिल्टर सर्किट करा दिया था। तो रेक्टिफायर में एक पॉइंट है थोड़ा सा, वो हम लोग लिखेंगे, तो इसीलिए वहां पर जगह भी छूटी हुई है जहां रेक्टिफायर फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर जहां पर कराया गया था। ये लास्ट हम लोगों ने किया था ना। इसके बाद जगह छूटी है तो एक पॉइंट हम लोग को वहां पर लिखना है। अगर हम बात करें यहाँ पर एसी की, तो एसी की जो एक साइकिल होती है वो इतनी होती है, ठीक है। यहां से लेकर यहां तक एक साइकिल में एक प्लस एक माइनस रहेगा, तो ये एक साइकिल रहेगी, ये किसकी है? एसी की। और यहाँ पर वन साइकिल में दो पल्स रहती है, एक प्लस और एक माइनस। लेकिन अगर हम बात करेंगे डीसी की, तो डीसी में एक साइकिल इतनी ही रहती, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव वाला पार्ट तो होता नहीं है। तो ये डीसी की एक साइकिल हो गई, और एक साइकिल में पल्स भी कितनी है? एक ही पल्स यहाँ पर रहेगी, ठीक है, डीसी में। तो जब हम आपसे एसी की बात करेंगे, तो एसी में एक साइकिल का मतलब इतना रहेगा, और डीसी की बात करेंगे तो डीसी में एक साइकिल का मतलब इतना रहेगा, ठीक है। यहाँ एक साइकिल में दो पल्स दिखेंगी, यहाँ पर एक साइकिल में एक ही पल्स दिखेगी। तो जहां पर वो जगह छूटी है वहां पर हमें डायग्राम बनाने, लेकिन छोटे छोटे ही बनाना, बहुत बड़े बड़े डायग्राम मत बनाना, क्योंकि ये लिखना है, फिर इसके बाद हाफ वेव रेक्टिफायर लिखना है और फुल वेव रेक्टिफायर के लिए लिखना है, ठीक है। बना लिया? तो इतना ध्यान रखना है, क्योंकि हम इसे हटाने वाले हैं यहाँ से। तो एक साइकिल एसी की इतनी रहेगी और डीसी की एक साइकिल ये रहेगी, ठीक है। हाफ वेव रेक्टिफायर में हम लोग कुछ चीजें देखेंगे यहाँ पर। तो जैसे हाफ वेव रेक्टिफायर में जो इनपुट हम लोगों ने दिया था वो एसी था, वो इस तरीके से था। जैसे इसमें हमने कितनी साइकिल बनाई? ये इनपुट है ना, तो इसमें कितनी साइकिल है? दो साइकिल हमने बनाई, ठीक है। एक यहाँ पर ये हो गया और ये दूसरा हो गया। ये इनपुट था हाफ वेव रेक्टिफायर का, और आउटपुट इसके करस्पॉन्डिंग अगर आप दिखाएंगे तो वो आउटपुट ऐसे था, ठीक है। ये क्या था? आउटपुट। तो जो ये इनपुट रहेगा ये तो एसी फॉर्म में है, लेकिन जो आउटपुट है वो डीसी फॉर्म में, यूनिडायरेक्शनल है। तो ये इस तरीके से इनपुट और आउटपुट आपको मिला था किसमें? हाफ वेव रेक्टिफायर में। अब अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी की, तो फ्रीक्वेंसी जो है, जैसे जब हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं तो उसका मतलब उतना साइकिल पर सेकेंड होता है। जैसे अगर हमने कहीं कहा f इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज, तो इसका मतलब क्या होता है? 50 साइकिल्स पर सेकेंड। 50 साइकिल्स पर सेकेंड इसका मतलब रहता है, ठीक है। तो यहां पर अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें, इनपुट और आउटपुट फ्रीक्वेंसी की, तो आपको यहां पर क्या दिख रहा है कि जो इनपुट फ्रीक्वेंसी है वो, जैसे अगर आप सिर्फ दो ही साइकिल की बात करो, तो यहां पर इनपुट फ्रीक्वेंसी कितनी है? 2। दो साइकिल्स है ना, तो यहां पर इनपुट फ्रीक्वेंसी कितनी है? 2। तो आउटपुट में भी तो दो ही साइकिल है, यहां पर कितनी फ्रीक्वेंसी? यहां पर भी 2 हो जाएगी। भाई जितनी साइकिल यहां पर है एसी में, इतनी एक कंप्लीट साइकिल होती है। यहां से लेकर यहां तक ये एक साइकिल, ये दो साइकिल, और इसमें इतनी ही एक साइकिल होती है। तो इसमें एक साइकिल और दो साइकिल, यानी कि हम कह सकते हैं कि इन केस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, आउटपुट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू इनपुट फ्रीक्वेंसी। तो यहां पर जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी है, दिस इज इक्वल टू इनपुट फ्रीक्वेंसी। इनपुट फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये यहां पर। तो अगर हम इसी में एक एग्जांपल जोड़ लें कि इफ इनपुट फ्रीक्वेंसी is equal to 50 hertz, then
आउटपुट फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? हाँ, 50 हर्ट्ज ही तो हो जाएगी। इनपुट आउटपुट बराबर ही तो है। तो जब इनपुट फ्रीक्वेंसी 50 है तो आउटपुट 50, इनपुट 60 होगा तो आउटपुट भी 60 हो जाएगा। जो इनपुट होगा वही आउटपुट हो जाएगा। अगर हम पल्स की बात करें यहाँ पर, तो इसमें यहाँ पर जो पल्स दिख रही हैं वो कितनी है? 4, और उसमें 2, यानी कि इसकी आधी उसमें दिख रही। तो अगर यहाँ पर 50 साइकिल हो, क्योंकि हमारा एग्जाम्पल है 50 हर्ट्ज का, तो 50 हर्ट्ज का मतलब 50 साइकिल्स होंगी। तो एक साइकिल में 2 फ्रीक्वेंसी, 2 पल्स हैं, तो 50 में 100 हो जाएंगे। तो यहाँ पर 100 पल्स होंगी। इनपुट में 100 पल्स हैं, तो जितनी इसमें दिख रही है उसकी आधी उसमें दिख रही ना। तो अगर यहाँ 100 लिखा जाए तो उधर आउटपुट में क्या लिखेंगे? एंड आउटपुट implies that 50 pulses, 50 pulses। यहां पर ये जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी होती है इसको रिपल फ्रीक्वेंसी भी बोल देते हैं। रिपल फ्रीक्वेंसी भी बोल दिया जाता है, ठीक है। नीट 2022 में क्वेश्चन, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे बस बता दे रहे हैं। नीट 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर। फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर उसने पूछा था सिर्फ इतना, इनपुट फ्रीक्वेंसी दिया था उसने 60 हर्ट्ज एंड आउटपुट फ्रीक्वेंसी उसने पूछा था क्या हो, क्या हो जाएगा? आंसर यहां पर हो जाएगा 60। बस इतना ही क्वेश्चन पूछा गया था। इनपुट फ्रीक्वेंसी हाफ वेव के लिए क्या है? 50 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज, तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या होगी? वो भी वही हो जाएगी 60 हर्ट्ज, ठीक है। तो इसको नोट कर लेंगे, ये नोट करेंगे, इसके नीचे फिर फुल वेव का भी इतना ही लिखना रहेगा, एग्जाम्पल नहीं लिखना है, ये इतना लिखना, ठीक है। इसी तरह से हम लोग देखेंगे यहाँ पर फुल वेव रेक्टिफायर के लिए। फुल वेव रेक्टिफायर, तो फुल वेव रेक्टिफायर में जो इनपुट है वो तो ऐसे देंगे हम लोग, लेकिन आउटपुट की अगर हम बात करें तो जैसे जो माइनस वाले दिख रहे हैं आपको, ठीक है, तो जो माइनस हैं वो भी उसके करस्पॉन्डिंग भी आपको आउटपुट मिलता है। तो फुल वेव रेक्टिफायर में जो ये बीच में छूट जाता है वो भी फिल हो जाएगा इस तरह से। तो अगर हम देखें तो फुल वेव रेक्टिफायर में जितना आपको इनपुट में दिया जाता है, ठीक है, प्लस माइनस, तो प्लस के करस्पॉन्डिंग भी आउटपुट मिलता है और माइनस के करस्पॉन्डिंग भी मिलता है, इसमें भी वही रहेगा। तो ये इस तरह की कंडीशन हो जाती है फुल वेव रेक्टिफायर में। तो यहां पर अगर हम आउटपुट फ्रीक्वेंसी देखें तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी इनपुट के बराबर रहेगा या कुछ बदल जाएगा? डबल हो जाएगा ना, क्योंकि इनपुट का आपको यहां पर एक साइकिल इतना बताया गया है, लेकिन आउटपुट का एक साइकिल सिर्फ इतना ही है, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पर क्या हुआ कि इसमें तो 2 ही साइकिल्स हैं और उसमें कितनी 4 हो गए, जस्ट डबल हो गए। तो इसका मतलब जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी हो जाएगी वो हो जाएगी 2 टाइम्स इनपुट फ्रीक्वेंसी, ठीक है, 2 टाइम्स इनपुट फ्रीक्वेंसी। तो फिर यहां पर अगर हम एग्जांपल देखें तो इनपुट फ्रीक्वेंसी अगर 50 हर्ट्ज है तो आउटपुट कितनी हो जाएगी? 100 हो जाएगी ना, इसमें जस्ट उसका डबल हो जाएगा। तो यहां पर जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी है वो हो जाएगी 100 हर्ट्ज। रिपल फ्रीक्वेंसी, और इनपुट में अगर पल्स यहां पर है 100 तो आउटपुट में भी 100 ही रहेंगी, क्योंकि जैसे यहां देखो 4 दिख रही तो यहां पर भी 4 ही पल्स दिख रही, तो आउटपुट में कितनी हो जाएंगी? 100 पल्सेस। नीट 2022 में यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, एक यही क्वेश्चन पूछा गया था इनपुट और आउटपुट को जो भी बताया, तो उसमें कुछ था ही नहीं। वही आपको हाफ वेव रेक्टिफायर में जैसे बताया गया था, इनपुट आउटपुट बराबर है, तो 50 है तो 50 लिख दो, 60 है तो 60 लिख दो, तो वो एक पूछा गया था क्वेश्चन। दूसरा एक 10 नंबर का जो क्वेश्चन है एट इट इज वही सेम क्वेश्चन पूछा गया था, 10 नंबर वाला। तो नोट कर लिया ना ये। आगे देखते हैं हम लोग, फिल्टर सर्किट हम लोगों ने कर ही लिया था। नेक्स्ट आता है फोटोडायोड, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ये फोटोडायोड देखना है, एलईडी देखना है और सोलर सेल देखना है।
तो तीनों के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं वो हम लोग को यहाँ पर देखने हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फोटो डायोड की। फोटो डायोड को फोटो डिटेक्टर भी जाना जाता है। फोटो डिटेक्टर का काम क्या है? ये फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट से। तो ये लाइट को डिटेक्ट करने के काम आता है, इसीलिए इसको फोटो डिटेक्टर भी बोला जाता है। तो फोटो डायोड या फोटो डिटेक्टर लाइट को डिटेक्ट करने के काम आता है, मतलब लाइट की इंटेंसिटी को डिटेक्ट करने के काम आता है। तो लाइट की इंटेंसिटी को ये कैसे डिटेक्ट करता है ये हमें देखना है यहाँ पर, ठीक है। तो ये एक्चुअल में करता क्या है, ये लाइट को कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, ठीक है। तो पहला काम तो इसका यही है कि लाइट को कन्वर्ट करना है किसमें? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। फोटोडायोड्स आर यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग ऑप्टिकल सिग्नल। ऑप्टिकल मतलब वही लाइट के सिग्नल्स को डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। दैट इज टू डिटेक्ट लाइट इंटेंसिटी। फॉर एग्जांपल इट इज यूज्ड इन वीडियो कैमरा। फोटो डिटेक्टर्स इसको बोला जाता है, ठीक है। तो फोटो डिटेक्टर जो है वो लाइट की इंटेंसिटी को एक तरह से डिटेक्ट करता है। तो इसका यूज कई जगह पर होता है, जैसे वीडियो कैमरास हैं इसमें होता है, स्कैनर्स में भी होता है, ठीक है। तो जहां पर भी लाइट की इंटेंसिटी को आपको ऑब्जर्व करना है, डिटेक्ट करना है, या इंटेंसिटी को आपको बताना है कि ये इंटेंसिटी कम है या ज्यादा है, तो वहां पर इसे फोटो डिटेक्टर को यूज किया जाता है। जैसे जो वीडियो कैमरा है या कोई पिक्चर ले रहा है, तो वहां से जो लाइट आ रही है जिस भी ऑब्जेक्ट से, वो उसमें तमाम सारी अलग अलग इंटेंसिटी की लाइट आप तक आ रही। तो अलग अलग अगर इंटेंसिटी की लाइट रही, तो वो जो वीडियो कैमरा है वो उसे कैसे कैप्चर करता है, तो वो उस सिग्नल को जो ऑप्टिकल सिग्नल से वो कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। फिर वो करंट के फॉर्म में उसको ऑब्जर्व करता है कि अच्छा इतनी करंट है तो हमें इतनी इंटेंसिटी यहाँ पर रखनी है, ठीक है। उसके हिसाब से वो वर्क करता है। तो कैसे यहाँ पर इसका काम होता है वो देखना है। तो एक तो ये पॉइंट हो गया कि ये है क्या, ठीक है, और करता क्या है, ये भी आपको पता होना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है? इट इज ऑपरेटेड अंडर रिवर्स बायस। तो ये हमें याद भी रखना है कि ये रिवर्स बायस में काम करता है, और साथ ही साथ हमें ये भी समझना है कि ये फॉरवर्ड में काम क्यों नहीं करता है, रिवर्स में क्यों इसको लगाया गया। तो अभी फिलहाल हम याद रखेंगे रिवर्स बायस में काम करेगा, ठीक है। फॉरवर्ड में क्यों नहीं लगाते हैं वो अभी हम लोग थोड़ी देर बाद देखेंगे। अब ये वर्क कैसे करेगा वो लिखा गया है तीसरे पॉइंट में। तो हम लोग पहले इस चीज को समझ लें, फिर ये तीसरा पॉइंट हम लोग पढ़ लेंगे। यहाँ पर देखते हैं होता क्या है कि पीएन जंक्शन ही है, ये डायोड ही है, बट इसको रिवर्स बायस में यूज किया गया है। तो आप देखो यहाँ पर पी को माइनस से कनेक्ट किया गया और एन को प्लस से कनेक्ट किया गया, ठीक है। रिवर्स बायस, अंडर रिवर्स बायस। यहाँ पर एक अमीटर लगा दिया गया जो करंट को मेजर करेगा। माइक्रो एम्पियर लगाया गया है, माइक्रो एम्पियर लिखा गया क्योंकि हम लोगों ने जो वो ग्राफ पढ़ा था, जो कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी थी, उसमें भी आप देखेंगे अगर तो ऊपर मिली एम्पियर लिखा है और नीचे माइक्रो एम्पियर। आपको बताया गया था ना कि फॉरवर्ड करंट तो बहुत ज्यादा होती है, लेकिन जो रिवर्स करंट होती है वो बहुत कम होती है। तो वो माइक्रो एम्पियर की रेंज में है और वो मिली एम्पियर की रेंज में है, ठीक है। तो ये हो गया कि इसे ऐसे बना दिया गया। अब अगर इस तरह से इसको हमने रिवर्स बायस में लगा दिया है, तो हम ये रिवर्स बायस में बहुत ही स्मॉल करंट फ्लो करती है ना, एकदम नेग्लिजिबल करंट, तो हम एक तरह से मान लेते हैं कि अभी कोई करंट फ्लो ही नहीं कर रही, ठीक है। तो यहाँ पर कोई करंट रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो नहीं कर रही। लेकिन जब इसके ऊपर लाइट पड़ेगी, तो लाइट पड़ने का मतलब क्या है कि वहां पर फोटॉन्स आ रहे हैं, और फोटॉन्स की एनर्जी, एक फोटॉन की एनर्जी क्या लेते हैं? एच न्यू। तो जैसे मान लो एक फोटॉन यहाँ पर आया, तो एक फोटॉन आएगा और वो अपनी एनर्जी किसको देगा? किसी एक इलेक्ट्रॉन को, और उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा हो जाएगी तो वो फ्री हो जाएगा, ठीक है। और अगर वो फ्री हो जाएगा तो वो एक होल क्रिएट कर देगा। भाई जैसे ऐसे समझ लो, इसीलिए आपको एक क्वेश्चन कराया गया था वहां पर, जो पिछला टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था सेमीकंडक्टर का, उसमें क्वेश्चन कराया गया था ना, इधर से लाइट आपने डाली, ठीक है, तो उसकी कंडक्टिविटी बढ़ी थी। तो उसमें क्या समझाया गया था कि यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर जब लाइट इस पर पड़ेगी तो फोटॉन एब्जॉर्ब करेगा ये, और फिर इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, तो ये कहाँ चला जाएगा? वैलेंस कंडक्शन बैंड में। ये कंडक्शन बैंड है ना, और ये वैलेंस बैंड है, तो कंडक्शन में चला जाएगा, तो अपने पीछे क्या छोड़ेगा? होल छोड़ देगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर अगर एक फोटॉन आता है तो वो एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट कर देता है। तो ऐसे ही यहाँ पर बहुत सारे फोटॉन्स आए, मान लिया हमने 100 फोटॉन्स भेज दिए, तो 100 फोटॉन जाकर 100 इलेक्ट्रॉन और होल्स को जनरेट कर देंगे। हम जो ये 100 टर्म लेते हैं, 100 जो नंबर लेते हैं, वो हम सिर्फ समझाने के लिए लेते हैं, ये आपको हमने पहले भी बताया था। ये संख्या बहुत ज्यादा होती है, लेकिन हम लोग 100 ऐसे ले लेते हैं, बोलने में समझने में आसान हो जाता है। वैसे तो हमें पता ही है कि अगर 1 एम्पियर की करंट आपको फ्लो करानी हो
तो 6.25 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब उतने इलेक्ट्रॉन उसके क्रॉस सेक्शन से पास हो रहे होंगे। लेकिन हम लोग बार बार वो चीज बोलेंगे, दिमाग लगाएंगे, तो उसमें ज्यादा थोड़ा सा थिंक करने में ये आसान रहता है उसकी तुलना में, तो ये समझने के लिए इजी है। तो 100 फोटॉन आए, उन्होंने 100 इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट कर दिए। अब यहाँ पर क्या है, रिवर्स बायस है, डिप्लेशन रीजन होगा, और डिप्लेशन रीजन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये तो हमें पता ही है ना, पीछे पढ़ चुके हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट करेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस होल को पुश कर देगी किधर, पी साइड में, और इलेक्ट्रॉन को पुश कर देगी किधर, एन साइड में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर फोर्स लगा देगी। तो होल तो पॉजिटिव है, उस पर फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, और यहाँ पर जो ये है इलेक्ट्रॉन, वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, उस पर फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। तो एक तरह से ये इधर चला गया और ये इधर चला गया। ऐसा होने से यहाँ पर एक करंट का फ्लो स्टार्ट हो गया, होगा कि नहीं? जैसे 100 फुट आना है तो उन्होंने एक नहीं 100 इलेक्ट्रॉन 100 यहाँ पर होल जनरेट किए, तो इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन सब इधर जा रहे हैं, होल सब इधर जा रहे हैं। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन और होल की वजह से जो हम करंट दिखाते हैं वो होल की डायरेक्शन में दिखाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के मोशन के अपोजिट करंट रहती है और होल की सेम डायरेक्शन में, क्योंकि होल पॉजिटिव है। तो यहाँ पर एक करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा इस साइड में, ठीक है। तो ये रिवर्स करंट यहाँ पर फ्लो करने लगेगी। तो हमने यहाँ पर 100 फोटॉन भेजे थे और उसके करस्पॉन्डिंग हमने देखा कि यहाँ पर एक करंट का फ्लो स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब हमें दिख रही वो करंट, हमने उसको मेजर कर लिया और सपोज कर लिया वहां पर इंटेंसिटी क्या थी, I1। अब हमने क्या किया, हमने सोचा चलो इंटेंसिटी बढ़ा देते हैं, तो हमने 100 की बजाय 200 फोटॉन भेज दिए। अब 200 फोटॉन क्या करेंगे, 200 इलेक्ट्रॉन होल पेयर को जनरेट करेंगे। मतलब इसका सीधा है कि ज्यादा फोटॉन तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन होल पेयर, ज्यादा इलेक्ट्रॉन होल पेयर तो करंट भी बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब करंट पहले से ज्यादा हो जाएगी, करंट हमने इंक्रीज कर दिया, तो ये दूसरी इंटेंसिटी हो गई। तो सीधी सी बात है कि I1 कम होगा और I2 ज्यादा। ये करंट ज्यादा है, करंट बढ़ गई ना, तो इंटेंसिटी भी ज्यादा है। तो हमें पता ही है कि इंटेंसिटी हमने बढ़ाई तभी तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुए और तभी करंट बढ़ी। ऐसे फिर 200 की बजाय हमने 300 भेज दिए, तो 300 इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे। अब जब 300 जनरेट होंगे तो करंट भी बढ़ेगी, तो करंट वहां पर और ज्यादा हो जाएगी। तो इस तरीके से आप क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है करंट भी बढ़ती जा रही है। मतलब हम कह सकते हैं करंट और इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में आ गए, ठीक है। तो मतलब जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ाओगे करंट बढ़ती जाएगी। तो अगर करंट I4 पे सबसे ज्यादा दिख रही है आपको, जो कि दिख ही रही है आपको ना, सबसे नीचे ग्राफ ये है, तो ये सबसे ज्यादा वैल्यू होगी। तो ये यहाँ पर I4 में सबसे ज्यादा करंट दिख रही है, इसका मतलब ये इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगी। I4 फिर I3 फिर I2 फिर I1, तो ये इंटेंसिटी हो गई। तो ऐसे ग्राफ भी पूछा जा सकता है, इंटेंसिटी का रिलेशन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पर इसने क्या किया, इसने ऑप्टिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया। अब एक तरह से ये चीज सेट कर दी गई वहां पर। तो अब जब भी कोई करंट इतनी फ्लो करेगी तो उसे फोटो डिटेक्टर को पता चल जाएगा कि इतनी करंट के करस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो वो उस इंटेंसिटी को मेजर कर लेता है। बस यही इसका काम है फोटो डायोड का या फोटो डिटेक्टर का, ठीक है। समझ में आ गया ना, कि भाई आपको जैसे ये बता दिया गया, ये ग्राफ मान लिया आपको बनाकर दे दिया गया। अब वो फोटो डायोड के ऊपर लाइट पड़ी तो उसकी इंटेंसिटी जो भी पड़ रही होगी उसके हिसाब से करंट का फ्लो होगा। तो उसको पता है कि अगर इतनी करंट फ्लो हो रही है तो ये वाली या जैसे ये कांस्टेंट करंट यहाँ पर होगी, तो अगर इतनी करंट फ्लो कर रही है तो इंटेंसिटी क्या होगी, I3 होगी, ठीक है। तो बस वो उसे यही तो मेजर करना था कि उस लाइट की जो आ रही है उसकी इंटेंसिटी को मेजर करना था। तो उसने उस इंटेंसिटी को कन्वर्ट कर लिया इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, और उसे पता है कि इतना सिग्नल है अगर या इतनी करंट है तो उसके करस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी क्या है, ठीक है। फिर उसकी अपनी जो भी यूज करना है उसको कर लिया जाता है। तो यही मेन इसका प्रोसेस था। यहाँ पर सिंबल आप याद रखना, जैसे पीएन जंक्शन डायोड का जो सिंबल होता है वो ये होता है, इतना होता है ना। तो इसके ऊपर बस ऐसे करके लाइट दिखा दी गई, लाइट इसके ऊपर पड़ रही है। मतलब ये हुआ कि लाइट ऑप्टिकल सिग्नल आ रहा है और ये उसको कन्वर्ट कर देगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल में डायोड। तो ये सिंबल किसका है, फोटो डिटेक्टर का या फोटो डायोड का, ठीक है। When light of energy h nu greater than energy,
gap falls on the photodiode, more electron hole pairs are generated. तो ये बात तो आपको समझ में आई गई होगी कि h nu की वैल्यू एनर्जी गैप से ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि अगर h nu की वैल्यू एनर्जी गैप से, h nu का मतलब ये जो फोटॉन्स आ रहे थे, अगर ये एनर्जी गैप से कम एनर्जी वाले फोटॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन एमिट ही नहीं कर पाएंगे, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट नहीं होगा। लेकिन अगर उसकी एनर्जी h nu की इस एनर्जी गैप से ज्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन को सफिशिएंट अमाउंट दे देगा एनर्जी का, और वो भागकर कहां चला जाएगा, कंडक्शन बैंड। h nu greater than energy gap pass on the photodiode, more electron hole pairs are generated. Due to this, reverse current increases. The magnitude of this current, also called photocurrent, depends on the intensity of incident light and is proportional to the intensity of incident light. ठीक है, बात क्लियर हो गई ना पूरी। अब यहाँ पर एक पॉइंट और था कि ये जो फोटोडायोड है वो फॉरवर्ड बायस में क्यों नहीं यूज किया जा रहा है। तो इसलिए नहीं यूज करते हैं क्योंकि रिवर्स बायस में जो भी यहाँ पर ये करंट फ्लो करती है वो माइक्रो एम्पियर्स में करती है, फॉरवर्ड बायस में करंट मिली एम्पियर में होती है, और फॉरवर्ड बायस में जो करंट होती है वो डिफ्यूजन के कारण स्टार्ट होती है। ठीक है, तो जब आप इसको फॉरवर्ड बायस लगा देंगे तो बहुत ज्यादा डिफ्यूजन होगा, तो वो जो करंट होगी तो एक तरह से हम कह सकते हैं ये वाली करंट उसी करंट में खो जाएगी, तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सी करंट किसकी है। ठीक है, तो आप यहाँ पर उस करंट को नहीं रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। लेकिन जब आप रिवर्स बायस में यूज करते हैं तो रिवर्स बायस में क्या होता है, कोई करंट फ्लो ही नहीं करती है, करती भी है तो वो एकदम नेग्लिजिबल करंट होती है। तो रिवर्स बायस में अगर कोई भी करंट बढ़ रही है तो हम समझ जाते हैं वो इस इंटेंसिटी की वजह से करंट बढ़ रही है। ठीक है, समझ गए बात ना। तो इसीलिए इसको फॉरवर्ड बायस में यूज नहीं करते हैं, क्योंकि फॉरवर्ड में ऑलरेडी बहुत लार्ज करंट का फ्लो होता है। ठीक है, क्लियर हो गई ना बात। तो बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, तो आप ऐसे थोड़ी सी चीजें याद रखो कि यहाँ पर ये सिंबल इसका क्या होता है, ग्राफ कैसे बनाते हैं, इंटेंसिटी को हम कैसे रिलेट करते हैं, वो सारी चीजें जो यहाँ पर बताई गई उनको देख लो। तो जितना मतलब का पॉइंट है बस वही यहाँ पर आपको लिख कर दे दिया गया, एक बार पढ़ लेंगे समझ जाएंगे, यहाँ पर कोई लाइन टू लाइन रटना तो है नहीं। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं लाइट एमिटिंग डायोड, एलईडी पर। तो एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है, लाइट एमिटिंग डायोड। तो आजकल जो भी लाइट का सिस्टम सब चल रहा है वो सब एलईडी वाला ही तो चल रहा है। ठीक है, ये जितना भी ये यूज किया जा रहा है क्या है, एलईडी ही तो है। तो एलईडी की जो लाइट है वो कैसे जनरेट होती है, बस हमें ये समझना है। ठीक है, तो एलईडी क्या करेगा, हमें पता ही है कि जैसे हम एलईडी लाते हैं उसको लगाते हैं अगर कहीं पर, ठीक है, तो वो लाइट बल्ब जैसे एलईडी बल्ब ले आए उसको लगाया तो आपने क्या किया, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही तो दी, आपने उसको वोल्टेज दिया, एक तरह से आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो दी उसे, और वो आपको क्या दे रहा है, लाइट दे रहा है, मतलब वो आपको ऑप्टिकल सिग्नल दे रहा है, यानी कि वो लाइट आपको दे रहा है। मतलब एक तरह से यहाँ जो फोटोडायोड था वो क्या कर रहा था, वो ऑप्टिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर रहा था, इलेक्ट्रिकल को ऑप्टिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, तो एक तरह से एलईडी का काम क्या है, लाइट को एमिट करना। एलईडी कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये होगा कि ये करता क्या है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर है कि ये कैसे लाइट वहां पर जनरेट करता है। ठीक है, तो एलईडी को हम लोग रिवर्स नहीं बल्कि फॉरवर्ड बायस में यूज करेंगे। तो ये हमें देखना है कि इसे फॉरवर्ड बायस में यूज किया जाएगा। आप सिंबल देखो, सिंबल बिल्कुल रिवर्स बनाया गया फोटोडायोड का, फोटोडायोड में भी डायोड बनाया गया था उसको कराता है। ठीक है, यही तो था, लेकिन यहाँ पर क्या है, करंट आप भेजेंगे और वो लाइट आपको देगा, तो ये उल्टा हो जाता है। ठीक है, यहाँ तो आप थोड़ा सा सिंबल्स ध्यान रखें। जैसे क्वेश्चन कहीं से भी बनाया जा सकता है, मान लिया उसने कोई मैचिंग का ही क्वेश्चन बना दिया, अब उसने एक साइड में सारे सिंबल्स बना दिए, एक उसने जेनर डायोड का बना दिया, एक उसने यहाँ पर फोटो डिटेक्टर का बना दिया, एक उसने यहाँ पर एलईडी का बना दिया, एक सोलर सेल का बना दिया। अब उसने कहा मैच कराओ सारे, कौन किसका सिंबल है, तो आपको वहां पर सिंबल्स पता होने चाहिए, क्वेश्चन कहीं से भी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर समझना है कि ये लाइट कैसे जनरेट करेगा। ठीक है, ये जो फोटोडायोड है, ठीक है, सॉरी ये एलईडी जो है हम लोग इसे यहाँ पर समझते हैं जरा, कि जैसे अगर हम लाइट की बात करते हैं तो जैसे जब हम किसी भी फोटो ये जो है डायोड की बात करेंगे तो इसमें ये है कंडक्शन बैंड और ये है वैलेंस बैंड। अगर हम इसको फॉरवर्ड बायस में लगाते हैं तो आराम से डिफ्यूजन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जो पीएन जंक्शन है वो आराम से यहाँ पर डिफ्यूजन स्टार्ट हो जाता है। ये पी हो गया, ये एन हो गया, अगर इसको प्लस से जोड़ा इसको माइनस से, तो होल्स जो है वो इधर से इधर जाते हैं
और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इधर से इधर जाते हैं और ये आपस में कंबाइंड होते हैं। तो सिंपली हम लोग इसको ऐसे बोल देते हैं कि भाई जो होल है वो इधर आए, इधर जा रहे थे, इलेक्ट्रॉन्स इधर आ रहे थे और वो दोनों आपस में कंबाइंड हो जाते हैं। तो जब वो कंबाइंड होते हैं तो हमारे बोलचाल की लैंग्वेज में तो ऐसे ही कि कंबाइंड हो गए, लेकिन एक्चुअल में आप सोचो कि जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी होल से कंबाइंड होगा तो वो क्या करेगा, उसको क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, अपनी एनर्जी को रिलीज करना पड़ेगा ना, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां है, कंडक्शन बैंड में है, और जो होल है वो कहां है, वैलेंस बैंड में। मतलब इलेक्ट्रॉन यहां है, इलेक्ट्रॉन यहां पर है और होल यहां पर है। तो अगर इलेक्ट्रॉन यहां, होल यहां, तो इलेक्ट्रॉन को नीचे आना पड़ेगा ना कंडक्शन बैंड में, ये वैलेंस बैंड में, इससे कंबाइंड होने के लिए। तो उसे वैलेंस बैंड में आने के लिए अपनी एनर्जी रिलीज करना पड़ेगा। देखो वहां पर ऐसा कुछ बना नहीं है कि ये ग्राउंड फ्लोर पे है वो फर्स्ट फ्लोर पे है, ठीक है, तो ऐसा तो उसके अंदर कुछ है नहीं कि उसको नीचे उतर कर आना है। नीचे उतरने का या ये जो डायग्राम है इसका रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है कि उसी जो सेमीकंडक्टर है उसी में फ्री इलेक्ट्रॉन भी है और उसी में होल भी है, ठीक है। तो बस ये अलग अलग जो दिखाया जाता है उसका मतलब है कि जो ये इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ है उसकी एनर्जी ज्यादा है और जो ये होल है उसकी एनर्जी कम है। तो उसे दिखाने का ये मेथड होता है। ऐसा नहीं कि वो कहीं ऊपर सब बैठे हुए हैं ये नीचे बैठे हुए हैं, वो हैं सब उसी में, बस ये एनर्जी का डिफरेंस है। उस एनर्जी डिफरेंस को हम एनर्जी गैप बोल देते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एनर्जी गैप बोल देते हैं। तो यहां पर एक तरह से ये ज्यादा एनर्जी का है और ये कम एनर्जी का है, तो ये गैप हो गया। तो एक तरह से जब ये इलेक्ट्रॉन किसी होल से कंबाइंड होगा, ठीक है, तो उसी में ये मूव करते हुए आएगा, होल से कंबाइंड होगा। तो जब होल से कंबाइंड होगा तो अपनी एनर्जी रिलीज कर देगा, ठीक है। तो उस चीज को यहां से समझना आसान हो जाता है कि वो ऊपर से नीचे आया, अपनी एनर्जी को उसने रिलीज किया। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम लोगों ने देखा था वहां पर एटॉमिक वाला, वो जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में देख रहे थे ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड, वैसे तो ये जब आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा और वो एनर्जी ये फोटॉन के फॉर्म में रिलीज करेगा। किस फॉर्म में, फोटॉन के फॉर्म में, मतलब रेडिएशन एक तरह से। अब यहां तक बात समझ में आ गई ना कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन होल पेयर से कंबाइंड होता है तो वो ऐसे नहीं कंबाइंड हो पाएगा, वो अपनी एनर्जी को रिलीज करेगा और फिर वो कंबाइंड होगा, ठीक है। तो वो जो एनर्जी रिलीज होगी वो एक फोटॉन के फॉर्म में होगी, और फोटॉन क्या है, वो एक रेडिएशन है, ठीक है। तो यही फोटॉन आपको दिखने लगेगा, लेकिन उसके लिए कंडीशन है कि फोटॉन तो एक्सरे का भी होता है, गामा रे का भी होता है, अल्ट्रावायलेट का भी होता है, इंफ्रारेड का भी होता है, विजिबल का भी होता है, सबका होता है। तो क्या आप सारे फोटॉन्स देख सकते हैं? हम लोग एक्सरेज देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। हम लोग इंफ्रारेड रेडिएशन देख सकते हैं, अल्ट्रावायलेट देख सकते हैं? कुछ नहीं देख सकते। हम लोग सिर्फ क्या देख सकते हैं, विजिबल वाला सिर्फ देख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, विजिबल जो है वो होता है 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम तक, ठीक है। मतलब इस वेवलेंथ का अगर फोटॉन है तो देखा जा सकता है, बाकी 4000 से कम या 7000 से ज्यादा वाले नहीं देखे जा सकते। 4000 से जो कम होगा वो अल्ट्रावायलेट में आ जाएगा। मतलब ये जो रेंज हमने यहाँ पर दिखाई है ये रेंज किसकी है, विजिबल की, ठीक है। विजिबल के इस साइड में क्या होता है, यूवी होता है, और इस साइड में क्या होता है, आईआर होता है, इंफ्रारेड रेडिएशन, ठीक है। तो एक तरह से अगर हम इस रेंज में हैं, विजिबल वाली रेंज में, तभी हम उसको देख पाएंगे। मतलब ये हुआ कि ये फोटॉन रिलीज तो इसने कर दिया, लेकिन जो भी फोटॉन है वो हमें दिखेगा तब जब वो इस रेंज में पड़ेगा। और इस रेंज के लिए 4000 एंगस्ट्रॉम जो है इसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होती है फोटॉन की वो लगभग अप्रोक्सीमेटली 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, और 7000 के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होती है वो लगभग 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की होती है, ठीक है। मतलब और बाकी जो रहेंगे वो इसी के बीच में रहेंगे, 3 और 1.8, मतलब 3 और 1.8 के बीच में, ठीक है। वेवलेंथ कम, एनर्जी ज्यादा। कुछ लोग सोच रहे होंगे, अभी तक दिमाग ही लगा रहे होंगे, 4000 की तरफ 1.8 लिखना चाहिए था। ये तो नहीं सोच रहे हो, वेवलेंथ कम है तो एनर्जी ज्यादा, वेवलेंथ ज्यादा है तो एनर्जी कम, क्योंकि वेवलेंथ अगर ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, और फ्रीक्वेंसी कम होगी तो एनर्जी भी कम होगी, ठीक है।
तो हमें ये एक बात समझ में आ गई कि हमें ये फोटान तो मिल रहा है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो रहे हैं, वहां पर वो कंबाइन होंगे और फोटान हमें मिल जाएगा। लेकिन अब उस फोटान को हमें देखना है, ठीक है। तो देखने का मतलब हुआ कि इसकी जो रेंज है, एनर्जी रेंज, वो इसके बीच में होनी चाहिए। अब इसके बीच में होने के लिए यहाँ पर जो एनर्जी गैप है वो क्या होना चाहिए? तो आप सोचो कि अगर हम सिलिकॉन ले लें, तो सिलिकॉन के लिए जो एनर्जी गैप होता है वो होता है, कितना होता है? 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर हम मान लिया जर्मेनियम ले लें, तो उसका एनर्जी गैप 0.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ये एनर्जी गैप होता है। तो आप सोचो कि अगर आपने सिलिकॉन का डायोड लिया या जर्मेनियम का डायोड लिया, तो सिलिकॉन और जर्मेनियम में भी तो कॉम्बिनेशन होगा जब फॉरवर्ड बायस में लगाएंगे, वहां पर भी तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर आपस में कंबाइन करेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन होल से कंबाइन करेगा तो वो एक फोटान रिलीज करेगा, लेकिन वो जो फोटान रिलीज करेगा वो इस एनर्जी गैप की एनर्जी के बराबर होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर जो फोटान रिलीज होगा, अगर आपने सिलिकॉन का ये सेमीकंडक्टर डायोड लिया है, बनाया है, तो वो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का रिलीज करेगा, और अगर आपने जर्मेनियम का बनाया तो वो 0.67। क्या ये फोटान आपको दिखेंगे? नहीं दिखेंगे, क्योंकि ये इस रेंज के बाहर चले गए। तो इस रेंज के इधर साइड चले गए ना, मतलब क्या हुआ? यानी कि ये जो है वो हीट के फॉर्म में अपीयर होंगे, और हीट हमें फील होती है, ठीक है, हमें हीट दिखती नहीं। जैसे आग जल रही हो, ठीक है, तो अगर एक कोई रॉड गर्म करके रख दी जाए, तो ऐसे रखिए तो आपको पता नहीं चलेगा गर्म है या नहीं है। आप उसके नजदीक हाथ ले जाओ, तो छूना नहीं, पकड़े, हाँ हाँ गर्म है, ठीक है, तो जल जाओगे। आप थोड़ा सा ले, अगर वो बहुत ज्यादा हीट अप है, ठीक है, तो आप उसके नजदीक जैसे हाथ ले जाएंगे, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि ये यहाँ पर गर्म है, ठीक है। तो मतलब आप उसको फील कर सकते हैं, लेकिन ऐसे देखकर नहीं बता सकते हैं कि वो गर्म है कि क्या है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हीट रेडिएशन जो यहाँ पर ये जो फोटॉन्स हैं, ये आप देख नहीं पाएंगे, ये हीट के फॉर्म में होंगे। इसीलिए जो भी ये डिवाइसेस होते हैं, जैसे आप मोबाइल ही चार्ज करते हैं, तो मोबाइल चार्ज करो गर्म हो जाता है, मोबाइल भी गर्म हो जाता है, चार्जर भी हो जाता है। तो चार्जर में जैसे ट्रांसफार्मर भी लगा है, डायोड भी लगा है, रेजिस्टेंस भी लगा, कैपेसिटर भी है, तो वो उसको हीट अप कर देता है। तो उसमें डायोड और ट्रांजिस्टर जो होते हैं वो भी उसको गर्म करते हैं। अगर आप वहीं पर जो भी मतलब जो भी मोबाइल है उसके अंदर भी यही सब सेमीकंडक्टर ही ज्यादा यूज होता है, तो वो भी हीट अप हो जाता है, क्योंकि ये सब एनर्जी रिलीज करते हैं। तो वो किस फॉर्म में रिलीज हो रही? आईआर फॉर्म में, ठीक है। लेकिन अगर उस एनर्जी को आपको विजिबल रेंज में लाना है, तो आपको एक ऐसा मटेरियल चूज करना पड़ेगा जिसका एनर्जी गैप 3 और 1.8 के बीच में हो। मतलब कम से कम 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का तो होना ही चाहिए एनर्जी गैप। तो अगर आपने एक ऐसा मटेरियल ले लिया जिसका एनर्जी गैप 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे ज्यादा है, लेकिन 3 या 3 से कम है, तो जितने भी फोटॉन जनरेट होंगे वो सब आपको दिखेंगे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर एक मटेरियल चूज कर लें इस तरह से कि यहाँ जो फोटॉन रिलीज हुआ उसकी एनर्जी मान लिया 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, तो अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है तो वो क्या होगा? वो आपको दिखेगा, विजिबल हो जाएगा, क्योंकि वो विजिबल रेंज में आ गया, ठीक है। तो समझ गए ना? तो बस यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है एलईडी का, कि जब आप किसी भी लाइट एमिटिंग डायोड को फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करते हैं, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन होल पेयर जंक्शन की तरफ चलते हैं और वो कंबाइन होना स्टार्ट होते हैं। जब वो कंबाइंड होना स्टार्ट होते हैं तो इलेक्ट्रॉन को नीचे आना पड़ता है, मतलब उसे अपनी एनर्जी रिलीज करनी पड़ती है इस होल से कनेक्ट होने के लिए या उससे कंबाइन होने के लिए। ऐसा करने से वो अपनी जो एनर्जी रिलीज करता है, अगर वो एनर्जी विजिबल रीजन में पड़ जाती है तो वही लाइट हमें दिखना स्टार्ट हो जाती है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एलईडी, ठीक है। तो समझ में आ गई बात नहीं?